तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टी है लगातार सियासी बिसात बिछा रही हैं। वो अपनी पैठ को किस कदर मजबूत कर रही है उसकी बानगी न सिर्फ एक राज्य में बल्कि तमाम राज्यों में इस वक्त देखने को मिल पा रही है, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव का जो माहौल है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती है। 11 लोकसभा सीटों में सबसे जो दिलचस्प नजारा है वो राजनांदगांव का आता है, क्योंकि राजनांदगांव का जो लोकसभा यहाँ पर सीट है इसको लेकर तमाम तरह की जो स्थिति परिस्थिति और पशुपेक्ष की जो स्थिति है वो आए दिन देखने को मिली है। ऐसे में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है और अपनी पैठ को लगातार मजबूत करें। संतोष पांडे जी, बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं हिंदी खबर में आपका। और शुरुआत इसी सवाल के साथ, लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है इस देश में जिन्होंने सबसे पहले और प्रत्याशियों की सूची जारी करने का काम किया, लगभग 200 लोगों की। उसमें हमारे राजनांदगांव की सीट और यहाँ की लगभग सभी सीटें एक साथ जारी हुई। हम केवल जारी करने में ही आगे हैं ऐसा नहीं, पहले भी और जारी होने के बाद सब प्रकार से कार्यकर्ता सम्मेलन, वहाँ अपने लोगों के साथ जाना मिलना, बैठक कार्यक्रम, अपने लाभार्थियों का सम्मेलन, ये सब प्रकार से हमने किया है। और नॉमिनेशन के बाद इसमें और गति आएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उस कामों को प्रदेश में शायद जी की सरकार जो काम कर रही है, मात्र 3 महीने में जो काम किए उसे नीचे उतारने का, और ये हमारी रणनीति है। क्योंकि सर पहले यहाँ पर कांग्रेस का शासन था, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो विष्णुदेव साय को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया गया। एक नया चेहरा जब यहाँ पर सामने आया तो हर कोई यहाँ पर चौंक गया कि पहले तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ और एकदम से एक ऐसा चेहरा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे में डबल इंजन की सरकार कई तरह के दावे वादे कर रही है, विकास की बयार कैसे बहानी है वो भी देखने को मिल पा रही है। इस बार कांग्रेस का जिक्र किया जाए, वो कह रहे हैं बदलाव की बयार देखने को मिलेगी, तो क्या राजनांदगांव सीट में उस तरह का माहौल बन पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि चौंक गए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो विधानसभा में सचिव है, शिक्षक है, संविदा शिक्षक है, ऐसे लोग भी विधानसभा में उनको टिकट मिली, उनकी भागीदारी और वो विधायक बन के आए हैं। चाहे वो कृषक हो, मजदूर हो, गांव में हो, जंगल के हो, सबके सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी यदि कोई है तो सम्मानित नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव कांग्रेस अपेक्षा करती है, तो मैं ये कहूंगा कि बदलाव तो यही होगा कि पहले 9 सीट थे 11 में, अब 11 में 11 सीट आएगा। बस्तर से लेकर के सरगुजा तक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और माननीय शाह जी के जो काम है, चाहे हमारा महिला महतारी वंदन योजना हो, अंतर की राशि जो हमने दिया है, धान की खरीदी हमने किया है, आवास योजना को जो भूपेश बघेल अटका के लटका के रखे थे और पहला हस्ताक्षर शपथ लेने के बाद सरकार में आने के बाद कहीं किया, तो सबको 18 लाख आवास देने का किया। ये सारी चीजें जो है ये बदलाव लाएगी और 9 में 11 सीट जीत करके आएंगे, ये मैं आपको कह। अब बिल्कुल सर, और वहाँ के मतदाताओं को रिझाने के लिए तमाम तरह के जो प्रयास है लगातार दोनों ही दल, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और दोनों ही दल करते हुए नजर आ रहे हैं अपने मतदाताओं के पक्ष में किस तरह से यहाँ पर दावे वादे आकर्षण के तौर पर किए जा सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर बीजेपी का एक बार फिर से जिक्र किया जाए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आप कर रहे हैं, पीएम मोदी की तरफ से एक विजन दिया जा रहा है, 400 पार का नारा एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अब जो विजन है उसे अलग तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। डबल इंजन की सरकार इस वक्त छत्तीसगढ़ में किस तरह का विजन देख रही है? क्या यहाँ पर एजेंडा सेट करने की तैयारी है ताकि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो आप पर एक बार फिर से भरोसा जता पाए? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की सरकार भरोसा जताएगी और माननीय मोदी जी के ऊपर। आपने कहा ना कि विजन 400 पार, वास्तव में इस विजन में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी और इसलिए सफल होगी, और राजनांदगांव में और इसलिए सफल होगी जहां से मुझे माननीय मोदी जी ने रिपीट किया है, दोबारा उम्मीदवार बनाया है। मैं आपको उसके कारण बताऊंगा।
जी और ठोस कारण आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से भूपेश बघेल जी आ रहे हैं दुर्ग से लड़ने के लिए। भूपेश बघेल जी से राजनांदगांव की जनता पूछना चाहती है, जो कोल में घोटाले हुए हैं, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी आज भी जेल के अंदर है, 1.5 साल से निकल नहीं पाई, सौम्या चौरसिया, भूपेश बघेल जी ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज जिस प्रकार से राजधानी में महापौर का भाई अनवर ढेबर शराब घोटाले में जेल जाता है, प्रूफ, सारी चीजें स्पष्ट, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका? और उसी प्रकार से शराब और कोल को छोड़ दिया जाए तो जो सट्टा चला है इस प्रदेश के अंदर, महादेव ऐप, यानी आपने भगवान शंकर को भी बदनाम कर दिया, भगवान महादेव को बदनाम कर दिया, और वो भी सट्टा कहां से संचालित हुआ? आपके दुर्ग से, आपके दुर्ग में गृह मंत्री, दुर्ग से मुख्यमंत्री, संचालन सट्टा का दुर्ग के अंदर से। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, और 508 करोड़ रुपए और भी बहुत बड़े बड़े पिटारे खुल रहे हैं। पहुंचाने वाला कौन है, आपके लोगों ने लिया, वो किस प्रकार से लिया, ये सारी चीजें स्पष्ट होते जा रही है। और आपके ऊपर तो अभी जो 6 धाराएं लगी है, उसमें एक 420 की भी धारा है। और जिस प्रकार से अर्दली बाहर आवाज लगाते हैं कि फला फला अभियुक्त हाजिर हो, यह आवाज लगने वाली है। आप स्पष्ट करिए, न्यायालय, न्याय व्यवस्था भारत में इसकी कोई सारी नहीं है। आप अपने आप को बेदाग साबित करिए, बताइए। जिस प्रकार से दिल्ली में सिसोदिया जी अंदर गए, सिसोदिया अंदर गए, सत्येंद्र जैन अंदर गए, संजय सिंह अंदर गए, केजरीवाल भी अंदर हो गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जिस प्रकार से आपके एडिशनल सेक्रेटरी सूर्यकांत, आईएएस अधिकारी 3 और भी लोगों की जाएंगे, और भी बारी आने वाली है। अभी और भी नंबर और नाम भी सामने आएंगे। ठीक है सर, आपने चूंकि महादेव सट्टा आपका जिक्र किया, महादेव सट्टा आपको लेकर ही सवाल कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जिस तरह से पूरा ये जाल बिछाया गया था, हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था ये महज एक षड्यंत्र है, कोई भी उन पर जो आरोप है वो पूरे बेबुनियाद है, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते। क्या ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है लोकसभा चुनाव में? क्यों नहीं, हम राजनीति में हैं। और रही बात इनके जो कुकर्म है, इनके जो काले कारनामे हैं, आज पूरी जनता देख रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपके हिंदी खबर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इन्होंने राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जब ये रहे भूपेश बघेल जी, तो राजनांदगांव के एडीबी कार्यालय को, जो संभागीय कार्यालय था, ये यहाँ से खत्म करके दुर्ग में शिफ्ट कर दिए। इन्होंने यहाँ के जो सेतु निगम का कार्यालय है संभागीय, उसको दुर्ग में शिफ्ट कर दिए। यहाँ हाकी और झांकी के नाम से जाना जाता है राजनांदगांव, यहाँ हाकी को समाप्त करने की कोशिश किया। एस्ट्रोटर्फ बदली नहीं गई, दिग्विजय स्टेडियम को खंडहर में तब्दील करना चाहते थे। महुआ प्रसंस्करण उद्योग जो यहाँ इकाई है, उसको वो दुर्ग ले जाना चाहते थे। केम्पा का सारा पैसा जितना छत्तीसगढ़ में होना चाहिए था, अकेले पाटन में खर्चा हुआ। एक नहीं अनेक उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण, यदि इनके पास जवाब है तो आपके माध्यम से भूपेश बघेल जी जवाब दें, या इनके प्रवक्ता कोई भी आकर के जवाब दे दें कि कटघोरा से लेकर के डोंगरगढ़ तक जो रेल लाइन पीयूष गोयल जी ने भूमि पूजन किया था, आप उसमें 1 फीट भी उसमें विकास किए होगे तो बताइए। विष्णुदेव साय जी की सरकार आई और 300 करोड़ रुपए तत्काल सैंक्शन किए। ये संयुक्त उपक्रम था, ये ज्वाइंट एडवेंचर था। हमारे देश केंद्र की सरकार, मोदी जी, अश्वनी वैष्णव सब प्रकार से काम करने के लिए तैयार थे, जमीन का मुआवजा देने। किंतु यहाँ तो भूपेश बघेल ने इच्छा शक्ति ही नहीं दर्शाई। मतलब कांग्रेस की मंशा नहीं थी कि विकास किसी तरह से इन तमाम जिलों में होता हुआ नजर आए। एक सवाल और सर आपसे, मेहतारी योजना का आपने जिक्र किया कि जो महिलाएं हैं उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, उनको कैसे यहाँ पर लाभ उन योजनाओं के जरिए पहुंचाना है। तो मेहतार और लोकतंत्र के अगर पर्व जब यहाँ पर 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, उसका आगाज होगा, तो उस दौरान कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर देखने को मिल पाती है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं का, आधी आबादी का जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है? मेहतारी योजनाओं से किस तरह का जो लाभ है धरातल पर मिल पा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तव में नारी तू नारायणी जी, ये उद्घोष किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
कांग्रेस में महिला प्रधानमंत्री होते हुए भी मूलभूत समस्याओं पर उनका ध्यान ही नहीं गया। आज भी केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, हिंदुस्तान में अनेक प्रांतों में हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां अंधकार का और रात्रि का इंतजार करते थे शौच के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनवाया तो माताओं को ध्यान में रख करके। और मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी बनी, यहाँ वित्त मंत्री एक महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। हमारे पूरे देश में यदि कोई महिला यानी माता का दर्जा है, जैसे दुनिया में भारत माता, वैसे छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। पंजाब हरियाणा को महतारी नहीं कहते, किंतु छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं। क्यों? ये माता कौशल्या की धरती है, ये कौशल प्रदेश है। इसलिए ये महतारी वंदन योजना जो है, ये ध्यान में रख करके माताओं को बचत की प्रवृत्ति होती है। मैं ये कहूंगा, विष्णुदेव साय जी की सरकार को ध्यान दूंगा, ये मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने जो कहा वो किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की, माताओं की पूजा होती है, उस समाज में, उस प्रदेश में, उस क्षेत्र यानी घर में, वही लक्ष्मी निवास करती है जी। उन्होंने सम्मान किया 1,000 दे करके। और इतना ही नहीं, मैं एक और जोड़ना चाहूंगा, अनाज में कार्ड का नाम यहाँ जो बढ़ता है, और पूर्व में जितने भी माताओं के लिए कन्यादान योजना से लेकर के वो सब फिर से चालू हो गए। तो कुल मिलाकर के माताओं को सम्मान और प्रणाम करने का काम माननीय मोदी जी और विष्णुदेव साय जी ने किया। सर, चूंकि देखिए बीजेपी 370 और एनडीए 400 के पार का जो टारगेट है वो लगातार देश भर में लेकर चल रही है। मिशन साउथ को साधने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की गई, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन के जो तमाम 27 से 28 दल हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें कम ना आंका जाए। इंडिया गठबंधन अगर शक्ति प्रदर्शन दिखाने में आ गया तो वो एनडीए को मुंह तोड़ जवाब देगा। किसने रोका है? किसी ने उनके हाथ पैर बांध दिए हैं क्या जी कि आप निकलो मत, आप गठबंधन मत करो, आप रैली मत करो, आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मत बनाओ, आप बैठक मत करो। आज उनकी दीदी पश्चिम बंगाल की, उसका मुख दूसरी दिशा में है। मुलायम पुत्र अखिलेश का मुख दूसरी दिशा में है। जो गठबंधन भी हुआ है वो सब जानते हैं। इसका गठबंधन का एक हिस्सा, एक मुख्यमंत्री दिल्ली का, वो तो जेल चला गया। उसके पहले ही वो इनको टाटा टाटा बाय बाय करके गए। तो कुल मिलाकर के ना इनका कोई एजेंडा है, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना किसी प्रकार अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं। ये क्या बताएंगे? सबसे पहले घोषणा करने में, कैंपेनिंग करने में, रणनीति में भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का, यहाँ के संगठन का कोई सारी नहीं है। आज सभी कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक लग चुके हैं। आपने धारा 370 की बात कही। धारा 370 जिसके विषय में कश्मीर में अब्दुल्ला बंधु कहते थे आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी। आज अमित शाह जी को पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी केवल नाम था, किस तो कश्मीर को कश्मीर बनाने का काम। कश्मीर यानी श्रीनगर, कश्मीर यानी श्री यानी हमारा आबरू, कश्मीर यानी इज्जत, केसर की क्यारियों वाला कश्मीर, भारत का नंदन वन कश्मीर, भारत का ये सिर मुकुट कश्मीर। और फिर से उसको वास्तव में मुकुट पहनाने का काम किसी ने किया तो माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। धारा 370 को खत्म करके आज भारत माता का जो पूर्ण स्वरूप है, जो भेदभाव होता था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो निशान को लेकर के, और जब वो लेकर के निकले इस उद्घोष को तो उसकी मृत्यु कहां हुई? श्रीनगर के जेल में। इस देश में कश्मीर की रक्षा के लिए, कश्मीर की एकता के लिए, कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए, कश्मीर की इज्जत के लिए यदि पहला प्राणदान किसी ने किया, पहला अपनी आहुति किसी ने दी, तो राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी। सर, चूंकि देखिए आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं
और ऐसे में आरएसएस की जो विचारधारा है उसे भी आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में कर्नाटक में जब आपको याद होगा विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल को खत्म करने की बात कही जा रही थी, आरएसएस पर भी कई तरह की जो टीका टिप्पणी है वो दी जा रही थी। इस पर सर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। ऐसा है, मैं ये कहने में संकोच नहीं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और किंतु उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई कुछ भी कहे जी। अब जैसे आपने कहा कि कर्नाटक में हुआ, बजरंग दल के ऊपर टीका टिप्पणी की गई, प्रतिबंध की बात की गई, ये स्वाभाविक है। आज यदि कोई सनातन को गाली दे और वहां स्टालिन जो है वो डेंगू कहे, मच्छर कहे, बीमारी कहे, HIV कहे, डी राजा उसका समर्थन करे और बाकी भी कांग्रेस पार्टी खड़गे का पुत्र उसका समर्थन करे और भी उसमें उसका और एक लाइन दो लाइन जोड़ करके, तो इस प्रकार से हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वहां वो भले बोले हैं किंतु वास्तव में कांग्रेस का एजेंडा यही है। भूपेश बघेल जी भी, मैं ये नहीं कहता, छत्तीसगढ़ी में एक तो कहावत है जी। जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे फेरका और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लइका। स्वर्गीय हो गए पूज्य पिताजी, माफ करेंगे उनके, किंतु वो जो पुस्तक लिखे थे, जो माता सीता के विषय में उन्होंने टिप्पणी की थी, उसको मैं आपके इस चैनल में भी नहीं बोल सकता। मैं पुरुष होकर के मैं वो बयान नहीं कर सकता हनुमान जी के विषय में। और आकर के रामायण जलाने का काम, भगवत ध्वज जलाने का काम, भड़काने का काम ये करने वाला कौन है? तो कुल मिलाकर के यहाँ वही शासन कर सकता था कांग्रेस के शासन में जिनकी आस्था वेटिकन सिटी से हो, जिनकी आस्था सोनिया गांधी के चरणों में हो और उनके ऊपर उनके आस्था जो भी यदि कहीं कोई खंडन करे तो उसको तो निकाल बाहर करते हैं। तो भूपेश बघेल ने वही किया। यहाँ धर्मांतरण बढ़ा, यहाँ टारगेट किलिंग हुई, नारायणपुर की घटना, बस्तर की घटना, कवर्धा में भगवा ध्वज का प्रकरण, कर्फ्यू लगा, मेरे ऊपर भी धाराएं लगी, साजा में जो घटना हुआ, ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हुई, अनेक घटनाएं। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी से कि आप कभी कवर्धा जाकर के आपने उन पीड़ितों से पूछा कैसे धारा लगा दिए बलवा की, कैसे उनके ऊपर 18, 19 धाराएं लगी? एक संप्रदाय, एक समुदाय का आपने पक्ष लिया, तुष्टीकरण, संतुष्ट करने के लिए, वोट बैंक को संभालने की। हम वोट बैंक की प्रतीक्षा कभी नहीं किए। ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो राम जन्मभूमि के लिए ढांचा ढहने के बाद 4 राज्यों की सरकारें राम के नाम से बर्खास्त कर दी गई थी। 4 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित, राम के लिए। और ये राम के विरोध में खड़ा होने वाले कौन? कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम। राम सेतु तो है ही नहीं है, मंदिर तो लड़की छेड़ने जाते हैं। ये सारे बयान हैं 20 लोगों के नेताओं के। मैं आपको कभी फुर्सत में बता दूं। बिल्कुल सर, आपने सनातन धर्म का भी जिक्र किया, लेकिन आज की तारीख में सनातन धर्म को गाली गलौज दी जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य, डी राजा और आपने स्टालिन का भी जिक्र किया। तो ऐसे में क्या इतना आम हो चुका है कि सनातन को आकर कोई भी कुछ भी कहे जाता है? बल्कि सनातन तो सबसे पुराना यहाँ पर धर्म है और ऐसे में नाता रहा है। सनातन को लेकर जो आस्था है लोगों की, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा हर्ट हो जाती है। इसके पीछे का आप कारण क्या मानते हैं? क्या ये चुनावी एजेंडा है या कोई प्रोटोकॉल अपनाने की कोशिश की जा रही है? केवल वोट लेने के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति है अभी तक इस देश में। और मैं ये कहूं कि हिंदू तो सज्जन है, सीधे हैं, इनका तो मिलेगा ही, उनको साधो, उनका थोक वोट बैंक जो है उसको ग्रहण करो। किंतु अब ट्रेंड बदल गया है। अब इनके नेता, इनके युवराज भी कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगे, वो भी त्रिपुंड लगाने लगे हैं, मंदिर मंदिर के देहरी में माथा टेकने लगे हैं। किंतु हमारे रामायण में एक पंक्ति है, काल नेम जिमि रावण राहु, डुप्लीकेट साधु, डुप्लीकेट, धोखा, नकली, और पूरा हिंदुस्तान नक्कालों से सावधान, ये कह रहा है। आज इनके बंटी और बबली की दोनों की जोड़ी को समझ गए हैं, कोई चिंता की बात नहीं।
बिल्कुल। और चूंकि आप लोगों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है और देश भर के जो मतदाता हैं वो आज की तारीख में जागरूक हैं, समझदार हैं, लेकिन अब इस बीच जो सीधी काटी की टक्कर कांग्रेस और इस बीच बीजेपी के सामने देखने को मिल पा रही है, किस तरह की बड़ी चुनौती होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव कई लिहाज में बेहद खास और महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए भी हो जाते हैं। सर, चूंकि आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ।